वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लाइन टू लाइन डिटेल पढ़ने वाले हैं। एंड दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर इंडियन पॉलिटी। यूपीएससी ने यहाँ से सीधा सीधा 5 to 10 क्वेश्चंस इस बुक से पूछे हैं। 250 पेजेस में अगर 5 to 10 क्वेश्चंस आ रहे, दैट मीन्स दिस बुक इज मस्ट। चाहे चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस और एनी अदर एग्जाम, ये बुक करना तो मस्ट है बॉस। इसके बाद यू कैन डू एनी स्टैंडर्ड बुक, चाहे आप लक्ष्मीकांत करो या फिर और कोई स्टैंडर्ड बुक करो, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। फर्स्ट फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। यहाँ से सब स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, किसने बनाया, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल्स क्या है, सब कुछ इस फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपका टेक्स्ट बुक आपके साथ हो, सो दैट यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें, मीनिंग्स लिख सकते हो। पीडीएफ हो तो पीडीएफ ओपन करके बैठो, दैट विल बी इजियर फॉर यू। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एक्सिस्टेंस? आंसरिंग these questions is not difficult as you might think. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसने बनाया, उसके फंक्शंस का क्या है, सोसाइटी के लिए उसका रोल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं। बट इसके आंसर्स काफी आसान है, काफी डिटेल दिए हुए हैं, तो हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। Constitution allows coordination and assurance. Imagine yourself to be a member of a reasonably large group. Further imagine that this group has following characteristics. आप ऐसे इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप के मेंबर हो। सो सपोज अपन फॉर एन एग्जांपल अपन देखेंगे कि इमेजिन आप सदर्न इंडिया के मेंबर हो या फिर नॉर्थ इंडिया के मेंबर हो, एज एन एग्जांपल। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, दे हैव डिफरेंट रिलीजियस allegiances. Some are Hindus, some are Muslim, some Christians, and perhaps some possess no religion at all. They are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from film to books. Some are rich, some are poor, some are old, some young. तो ये जो बड़ा ग्रुप है, जो कि एक बड़ा सेट है, उसमें सब सेट्स है। यानी उसमें कुछ लोग हिंदूज है, कुछ मुस्लिम, सम क्रिश्चियंस, कुछ लोगों का डिफरेंट प्रोफेशन है, सम आर टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिच, अमीर, गरीब, हर तरह के लोग उसमें है। सो अपना बड़ा सा ग्रुप था साउथ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल। साउथ इंडिया में ये सारे सबसेट्स है, अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं वहां पे। So, further imagine that members of this group are likely have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? तो अब इन लोगों में सपोज अभी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ऊपर, जैसे कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल, और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड how much should this group spend on its safety and security, or should it build more parks instead? Should the park be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people. But for all their diversity, this group has to live together. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. What will enable the group to live together peacefully? तो देखो, इतने लोग साथ रह रहे हैं, हर किसी का लाइफ को देखने का एस्पेक्ट अलग हो सकता है, सबके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो इस इसमें वो कौन सी चीजें दैट विल कोऑपरेशन बिल्ड करेगी इन सबके बीच। अगर कोऑपरेशन होगा तभी वो लोग पीसफुली रह पाएंगे, या फिर क्लैशेस होंगे, क्लैशेस ऑफ थॉट्स होंगे, अलग अलग राय लोगों की हर चीज के बारे में। सो ये पूरा मेस हो जाएगा चीजों के बारे में। सो वो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आगे देखेंगे। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do to each other. Who could claim right over what? तो सोच लो, अगर ये बेसिक रूल्स ना हो, सो एज मैं एज इंडिविजुअल कैन मेक माई ओन रूल्स। मैं कुछ भी कहूंगा कि ट्रैफिक के सिग्नल्स ना हो,
ये माउंटेन मैं ओन करता हूँ, कोई और कहेगा नहीं मैं ओन करता हूँ, रोड्स कोई और ओन करता है, तो क्लैशेस हो जाएंगे, कोई रूल नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा लोगों के बीच में। Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क करो गाइस। ये सीधा सीधा कह रहा है कि हर ग्रुप में बेसिक रूल्स होने चाहिए। पब्लिकली प्रोमulgated मतलब पब्लिकली नोन होने चाहिए, हर किसी को वो रूल्स नोन होने चाहिए और हर मेंबर उसके ऊपर एग्री होना चाहिए, सो दैट एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बने। यू आर सीइंग गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट आल्सो बी इन्फोर्सेबल। यानी कि ये ग्रुप सिर्फ नोन नहीं होनी चाहिए बल्कि एनफोर्सेबल होनी चाहिए, यानी कि एवरीवन शुड फॉलो द रूल, और अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो वो पनिशेबल होना चाहिए। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow, for if they do not do so, they will be punished. So, the first function of constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। बहुत सिंपल है गाइस। फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी सोसाइटी को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो मिनिमल कोऑर्डिनेशन होने के लिए बेसिक रूल्स होने चाहिए जिसके ऊपर हर कोई एग्री हो, और वो रूल्स अगर ब्रेक किए जाए तो वो पनिशेबल होने चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए वो रूल्स। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? सो नेक्स्ट, specification specification of decision making powers. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. तो constitution क्या है? Constitution is a body of fundamental principles. Principles यानी fundamental rules according to which a state is constituted or governed. तो constitution में कुछ fundamental principles है जिसको यूज करके गवर्नेंस होता है उस स्टेट में। But what should these fundamental rules be? And what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. You may want rule X, but others may want rule Y. How do we decide whose rules or preferences should govern us? You may think that rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. How do we resolve this dispute? So, even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide। यानी कि देखो ये बात तो सही है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, सब होना चाहिए, बट ये डिसाइड कौन करेगा कि यही रूल्स होने चाहिए या फिर ये रूल्स फंडामेंटल है? क्योंकि अगर मैं कुछ दूसरा रूल चाहता हूँ और कोई मेरा फ्रेंड कोई दूसरा रूल चाहता है, सो हम दोनों में से कौन सा सही है, ये सब डिसीजन कौन लेगा? सो विल सी, मतलब बना कौन रहा है ये रूल्स और क्यों बना रहा है ये रूल्स, उसको किसने अथॉरिटी दी ये रूल्स बनाने की? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं। The Constitution has to provide an answer to these questions. It specifies the best allocation of power in a society. It decides who gets to decide what the laws will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In monarchical constitution, a monarch decides. In some constitutions, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. But in democratic constitutions, broadly speaking, if people get to decide, but this matter is not so simple. तो वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। यानी मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ का मोनार्क कोई हेड होगा, वो डिसाइड करेगा। सोवियत यूनियन जैसे प्लेसेस में वन सिंगल पार्टी हैज पावर टू डिसाइड, बट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक वन ऑफ इंडिया, यहाँ पे पीपल डिसाइड करते, तो पीपल डिसाइड करते मतलब क्या, व्हाट डज दैट मीन? तो वो इतना सिंपल भी नहीं होगा ना, बिकॉज हर किसी को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। But this matter is not so simple, because even if you answer that the people should decide, it will not answer the question how should the people decide? For something to be law, should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks did? Or should the people express their preferences by electing representatives? But if the people act through their representatives, how should these representatives be elected? How many should be?
तो वही बात है कि कौन डिसाइड करेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको उसका इलेक्शन कैसे होगा, उसको हम सीधा सीधा इलेक्ट करेंगे, हाउ विल बी दे इलेक्टेड, ये सब है, विल सी आगे। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide law and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law is in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority to enact laws, there must be laws that bestow this authority on Parliament in the first place. This is the function of a constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. देखो सिंपल है, नथिंग टू कंफ्यूज, या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल है कि सपोज पार्लियामेंट बना रहा है, ठीक है, इंडियन, अगर इंडिया की बात करें, पार्लियामेंट सपोज लॉ बना रहा है, तो ये पार्लियामेंट को पावर किसने दी? वो भी किसी ने दी होगी ना। तो इसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सो पार्लियामेंट यहाँ पे बात करेगी, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखो, ये जो लिमिटेशंस वाला सब टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसको आईएमपी मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से पूछे गए क्वेश्चंस पास्ट में। आर्बिट्ररी पावर, आर्बिट्ररी, ये जो वर्ड है, ये काफी बार यूपीएससी ने यूज किया है। सो लेट्स डू दिस। But this is clearly not enough. Suppose you decided who had the authority to make decisions, but then this authority passed laws that you may thought were patiently unfair. It prohibited you from practicing your religion, for instance, or it enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or that people who belong to a particular religion, caste, would have to serve others and would not be allowed to retain any property। तो अगर सपोज बना दिए पार्लियामेंट्स ने से लॉज जो कि काफी अनफेयर हो, किसी रिलीजन के ऊपर, किसी कास्ट के ऊपर, कोई लोगों के ऊपर, तो ये तो डन नहीं होगा ना, एक्सेप्टेबल होगा नहीं। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रली अरेस्ट समवन, ये वर्ड जो है आर्बिट्रली, ये यूपीसी का फेवरेट है, मैं तो कहूंगा, काफी बार ये यूज करते हैं, मेंस में यूज करते हैं, प्री में यूज करते हैं, यानी फोर्सफुली, मतलब आर्बिट्ररी यानी फोर्सफुली पावर का गलत इस्तेमाल करके इसको अरेस्ट करना। ओके, और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। You would obviously think these laws are unjust and unfair, and even though they were passed by government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws। Obvious बात है ना, अगर आप गवर्नमेंट चूज कर रहे हो कोई, पार्लियामेंट में ऐसे लॉज बना रहे हैं जो बहुत लोगों के ऊपर अनफेयर और अनजस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो पीपल वुड फाइंड इट रॉन्ग, इनजस्टिस हो जाएगा काफी लोगों के ऊपर। सो इसीलिए थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। इसीलिए कुछ फंडामेंटल्स बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि गवर्नमेंट भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, यानी जिसमें हम सब लोगों को सिक्योरिटी दी गई है उन फंक्शंस में। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate। वाह, बेस्ट पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन का, हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और ईच एंड एवरी सिटीजन को ये मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी किसी भी हालत में वॉयलेट नहीं कर सकता। The exact content and interpretation of this right varies from constitution to constitution, but most constitutions will protect a basic cluster of right। और ये हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से वेरी करता है, मतलब हर किसी का अलग फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, बट इसमें एक बेसिक जो राइट्स है वो सेफ गार्ड करते हैं। Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason। This is one basic limitation upon the power of government। Citizens will normally have the right to some basic liberties, to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business, etc. In practice, these rights can be limited during time of national emergencies and the
कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट्स में बी विथड्रॉन। तो हम लोगों को एक बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे। और बट गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी जब होती है तब ये लिमिट, इसके ऊपर लिमिटेशन आ सकता है इन राइट्स के ऊपर। तो उसके लिए भी रूल्स बनाए गए कि कब ये लिमिटेशन आना है, कब गवर्नमेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, ये सब। Aspirations and goals of society. Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision-making powers and setting some limits to government power. But many 20th century constitutions, for which Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspirations and goal of society. देखो दो, इस बात में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी यूनिक है, बिकॉज ये हैंड इन हैंड चलता है। यानी ये गवर्नमेंट को पावर्स भी देता है, सो दैट वो कुछ सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स बनाए। मतलब सारी पावर्स उन्होंने लिमिट नहीं की है, उन्होंने कुछ फ्री हैंड भी दिया है, सो दैट उसमें आगे जाके कुछ इनोवेटिव थिंग्स कर पाए वो सोसाइटी के लिए। हमारे सोसाइटी में काफी इनइक्वालिटीज है, उसके ऊपर काम कर पाए। सो या, the Indian constitution was particularly innovative in this respect. Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. तो वही मैंने बोला कि गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई है जिसके हेल्प से दे आर स्टिल वर्किंग, कि हमारे सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इफ दिस इज आवर सोसाइटीज एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू बी enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, आज भी कहीं हद तक है। तो ये पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट्स को कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी। तो वो स्टेप्स लेने के लिए उनको पावर्स दी गई है। In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable this government to end racial discrimination। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उनका भी डीप हिस्ट्री है उसके बारे में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ने वो निकालने के लिए कुछ पावर्स दी गई है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को निकालने के लिए कुछ अलग से पावर्स दी गई है, सेम वहाँ पे फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने बोला, हर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक जो कि फंडामेंटल्स फंडामेंटल फंक्शंस होती है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन के डिपेंड करते हैं, अलग अलग होते हैं, बिकॉज एवरी कंट्री हैज डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग डिप्राइव्ड है, तो उन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक रहता है। मोर पॉजिटिवली, और कॉन्स्टिट्यूशन में enshrine the aspiration of a society. The framer of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in a society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सोच समझ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम। उन्होंने हर एक स्मॉल एस्पेक्ट के बारे में सोचा है, हर एक इंडिविजुअल के बारे में ग्रास रूट लेवल पे जाकर सोचा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our constitution, and these provisions are found in the section of fundamental rights. Directive principles of state policy also enjoin government to fulfill certain aspiration of the people. तो हमारे यहाँ पे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी हो, तो ये सारी चीजें, इन सब में हर एक चीज के बारे में, एवरी ग्रास रूट लेवल के बारे में पावर्स दी गई है, फंक्शंस दी गए हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए उसमें आप डिटेल में मत जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। हम आगे जाके एवरी सब डिटेल में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि यूपीएससी पूछ रहे तो डेफिनेटली आपको आंसर आना चाहिए। अभी तक आई होप सब कुछ क्लियर है। मैं ज्यादा ज्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा इस फर्स्ट इसके लिए, बिकॉज ये नॉट दैट इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ आउटलुक दिया गया है ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society.
सिंपल है। फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। यानी गवर्नमेंट को पावर दी गई है सो दैट वो सोसाइटी के जो भी एस्पिरेशंस है वो कंप्लीट कर पाए और उनके लिए एक अच्छा